हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वुड्स डिस्पैच को, जिसे इंडिया में लाया गया था 1854 में। बेसिकली चार्ल्स वुड एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और 1852 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट बने। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने 1854 में इंडिया में वुड्स डिस्पैच भेजा। उस टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौसी। वुड्स डिस्पैच को इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है आधारिक तौर पर शुरुआत। हालांकि इंडिया में मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी चार्टर एक्ट 1813 के साथ ही। ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट 1813 में मिलने वाले एजुकेशन बजट से इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन दे रही थी, ताकि छोटे मोटे कामों के लिए इंडियंस को क्लर्क टाइप की नौकरी दे दी जा सके। इसके अलावा कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटी रुड़की भी एस्टेब्लिश हो चुके थे। इनफैक्ट आईआईटी रुड़की तो वुड्स डिस्पैच के आने के 7 साल पहले ही एस्टेब्लिश हो चुका था। तो फिर वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुई थी। वुड्स डिस्पैच ने रिकमेंड किया था कि हर प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। इसके अलावा बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में यूनिवर्सिटी बनाई जाए, बिल्कुल लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर। और ऐसा ही हुआ। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विद इन 3 ईयर्स यानी कि 1857 तक यूनिवर्सिटी खोली जा चुकी थी। साथ ही वुड्स डिस्पैच ने यह भी रिकमेंड किया कि इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट स्कूल खोला जाएगा। और विमेन एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया, ताकि भारतीय नारियों में भी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो। साथ ही वुड्स डिस्पैच में यह भी सुनिश्चित किया गया कि प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाई भारतीय भाषाओं में कराई जाएगी, लेकिन हायर एजुकेशन जो है उसके लिए इंग्लिश का प्रयोग किया जाएगा। इनफैक्ट आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स में 4th स्टैंडर्ड तक हिंदी या रीजनल लैंग्वेजेस का ही इस्तेमाल होता है और 5th स्टैंडर्ड से इंग्लिश इंट्रोड्यूस की जाती है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के दौरान एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ। बट सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंडियंस को एजुकेट करने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या इंटरेस्ट था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों इतनी दिलचस्पी दिखा रही थी इंडियंस को एजुकेट करने में? तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के छोटे पदों पर यानी क्लर्कियल पोजीशंस पर इन एजुकेटेड इंडियंस को रखा जा सकता था, जो कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव था एज कम्पेयर टू हाईली पेड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी क्लास क्रिएट करना चाहती थी जो वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर को सुपीरियर माने और ब्रिटिश लॉयलिस्ट बनकर काम करें। इनफैक्ट दे एक्सपेक्टेड कि ये एजुकेटेड लोग इंडिया में ब्रिटिश रूल को अप्रिशिएट ही करेंगे। इसके अलावा कुछ एनलाइटेंड इंडियंस को लगता था कि अगर इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन आती है तो समाज में फैली बुराइयां, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इल दूर हो जाएंगे। दूसरी ओर क्रिश्चियन मिशनरीज, जिनका मेन उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, वो भी इस बात को मानते थे कि मॉडर्न एजुकेशन की वजह से इंडियंस का उनके रिलीजन पर से फेथ ख़त्म हो जाएगा और वो क्रिश्चियनिटी अपना सकते हैं। तो ये सब तो कारण थे ही, बट ये सब जो कारण थे ये कुछ आगे के समय में थे। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम कुछ और ही थी। हुआ क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआती दौर में ही यानी 1726 में मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में मेयर कोर्ट की शुरुआत कर दी थी। जुडिशरी से रिलेटेड ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप के रूप में देखा जा सकता है। आगे चल के 1773 तक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी बना लिया था। बट शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दिक्कत आ रही थी। इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदू या मुस्लिम थी, बट सही डिसीजन देने के लिए कोर्ट को ज़रूरत थी कि उन्हें यहाँ के लोगों के रिलीजन्स की नॉलेज हो, उनके कस्टम्स की नॉलेज हो। इसके लिए उन्होंने 2 इंस्टीट्यूट्स बनाए, कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज। ये कलकत्ता मदरसा आज भी मौजूद है और इसका नाम है आलिया यूनिवर्सिटी, और ये संस्कृत कॉलेज बनारस में है और इसका नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। उस समय इन कॉलेज में पढ़ने वाले जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉ कोर्ट्स में एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करते थे। इसके अलावा इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट्स के रूलर्स थे उनके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉरस्पॉन्डेंस करना होता था, बातचीत करनी होती थी। तो उसके लिए उन्हें क्लासिकल लैंग्वेजेस और लोकल भाषा की नॉलेज की ज़रूरत होती थी, और इस काम में भी ये इंस्टीट्यूट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करते थे। अब ये जो कलकत्ता मदरसा है ये 1781 में इस्टेब्लिश किया गया था। उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे और उन्होंने ही इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करवाया था मुस्लिम लॉज को स्टडी करने के लिए।
और ये संस्कृत कॉलेज 1791 में इस्टेब्लिश हुआ था। उस समय कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे, बट इसे कॉर्नवालिस ने नहीं बल्कि जोनाथन डंकन ने इस्टेब्लिश करवाया था हिंदू लॉज और फिलॉसफी की स्टडी के लिए। जोनाथन डंकन बेसिकली बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट थे। इसके बाद 1800 में जब वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ही फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश करवाया था सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग्स के लिए, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसे जल्दी ही बंद करवा दिया। अब ये वो समय था जब एनलाइटेंड इंडियंस और क्रिश्चियन मिशनरीज दोनों चाहते थे कि इंडिया में मॉडर्न सेक्युलर और वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट होनी चाहिए। हालांकि इनके रीजंस अलग अलग थे, वो हम स्टार्टिंग में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि आप भारत में मॉडर्न एजुकेशन लाइए। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1813 में, जिस समय लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे, उस समय चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1813, और उसमें एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात की गई। अब डिफरेंस ये है कि इससे पहले एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी हो रहा था वो किसी ना किसी इंडिविजुअल के एफर्ट से हो रहा था, बट अब चार्टर एक्ट 1813 में ये कंपलसरी कर दिया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के लोगों की एजुकेशन की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके परिणाम स्वरूप 1813 से 1857 तक बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए। चार्टर में लिखा था कि सबसे पहले तो आप भारत में जो लर्नेड लोग हैं उनको एनकरेज करो। इसके अलावा इंडिया में मॉडर्न साइंस की नॉलेज प्रमोट करो। इंडिया के लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और इस काम के लिए चार्टर एक्ट 1813 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल 1 लाख रुपए एनुअली खर्च करने को कहा। बट प्रॉब्लम ये थी कि चार्टर एक्ट 1813 में ये कहीं पर भी नहीं लिखा था कि इंडिया के लोगों को इंग्लिश भाषा में पढ़ाया जाएगा या फिर उनकी मातृभाषा में, यानी वर्नेकुलर में। इसके अलावा इस बात की भी क्लैरिटी नहीं थी कि सिर्फ मॉडर्न साइंसेस पढ़ाई जाएगी या फिर मॉडर्न साइंसेस के साथ साथ इंडिया के लोगों को उनकी ट्रेडिशनल स्टडीज़ भी कराई जाएंगी। इसी बात पर कंपनी के अंदर दो गुट बन गए। एक ग्रुप को कहा गया एंग्लिसिस्ट और दूसरे को ओरिएंटलिस्ट। एंग्लिसिस्ट कह रहे थे कि इंडियंस को बस मॉडर्न साइंस की नॉलेज देनी चाहिए, बट ओरिएंटलिस्ट इस बात पर अड़े थे कि भारत के लोगों को मॉडर्न साइंस के साथ साथ ट्रेडिशनल स्टडीज़ भी करानी चाहिए। इसके अलावा ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि भारत के लोगों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, जबकि इस बात पर एंग्लिसिस्ट में मतभेद था। कुछ एंग्लिसिस्ट चाहते थे कि पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए और कुछ चाहते थे कि पढ़ाई इंग्लिश में हो। इस चक्कर में जो 1 लाख रुपए हर साल भारत की एजुकेशन में खर्च होना था, वो भी पहली बार 1823 में एलोकेट हो पाया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 1823 में एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच की कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। ये लोग अभी भी अपनी बात पे अड़े हुए थे। बट फिर जब विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे, तो उनके रूल के दौरान लॉर्ड मैकॉले इंडिया आए। उनका मानना था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल ही बेकार है, यूरोपियन लर्निंग्स के सामने पूरी तरह से इन्फीरियर है। और 1835 में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसे मैकॉले मिनट भी कहा जाता है। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने भी इस डॉक्यूमेंट को अप्रूव कर दिया था। इस डॉक्यूमेंट में मैकॉले ने एंग्लिसिस्ट के फेवर में कहा जो भारत में इंग्लिश एजुकेशन का फेवर करते थे। तो ये फैसला हो गया कि इंडिया को वेस्टर्न साइंसेस और मॉडर्न स्टडीज़ कराई जाएगी, और वो भी इंग्लिश में। इसके अलावा एक बात और कि ये एजुकेशन भारत के कुछ ही लोगों को मिलने वाली थी, सभी को नहीं। ना तो ये एजुकेशन लोअर क्लास को मिलनी थी और ना ही पूरी की पूरी मिडिल क्लास को। कुछ मिडिल क्लास के लोग और हायर क्लास को ही एजुकेशन मिलेगी, ये तय किया गया। आइडिया था कि इन लोगों को एजुकेट करके एक ऐसी क्लास क्रिएट करना होगा जिनका रहना सहना बिल्कुल इंग्लिश हो, जो अंग्रेज़ों जैसा दिखने की कोशिश करें, जिनके सोचने का तरीका बिल्कुल इंग्लिश हो। इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। इस क्लास को बनाने का पर्पस ये था कि गवर्नमेंट और आम लोगों के बीच में ये लोग इंटरप्रेटर का काम करें। ब्रिटिशर्स ने इन्हें एजुकेट किया था और अब इनकी जिम्मेदारी थी कि आम लोगों तक वेस्टर्न साइंसेज और लिटरेचर को पहुंचाएं। इस थ्योरी को कहा जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेस और पैम्पलेट्स के जरिए भी ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इम्प्लीमेंट की गई, क्योंकि ये मीडियम्स थे जिनके थ्रू मॉडर्न आइडियाज़ आम जनता तक पहुंचते थे। इसके बाद 1843 से 1853 के बीच जेम्स थॉमसन ने काफ़ी बड़े चेंजेस किए इंडियन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड। जेम्स थॉमसन बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के। ध्यान दीजिए, ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस नहीं है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस वो एरिया है जो कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश और कुछ पार्ट ऑफ उत्तराखंड को मिला के बनता है।
और इस नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन रहे 1843 से 1853 तक। इन्होंने विलेज एजुकेशन के लिए एक बढ़िया स्कीम तैयार की। इन्होंने विलेजेस में वर्नाकुलर एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया ताकि गांवों के लोग अपनी भाषा में पढ़ाई करें। इन्होंने विलेज एजुकेशन का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल तैयार किया। इनके प्लान के हिसाब से हर एक तहसील में गवर्नमेंट एक मॉडल स्कूल खोलेगी और साथ ही साथ टीचर्स को भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पढ़ाने के लिए ट्रेन किया जाएगा, यानी टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग स्कूल्स बनाए जाएंगे। और यहाँ गांव वालों को कोई न्यूटन्स लॉ नहीं सिखाया जा रहा था। ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने थे जो या तो उनके काम के हों या फिर उन्हें काम के लिए तैयार कर सकें, जैसे कि एग्रीकल्चर साइंस, मेंस्ट्रुएशन एट्सेट्रा। एक्चुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ नए डिपार्टमेंट सेटअप किए गए थे, जैसे कि पीडब्ल्यूडी और रेवेन्यू। तो प्लान था कि इन गाँव वालों को काम पर लगाया जाए। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में तो जेम्स थॉमसन का योगदान अद्वितीय है। इन्होंने 1847 में इंडिया का पहला टेक्निकल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया, जिसे हम आज आईआईटी रुड़की के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग हुआ करता था। इसके अलावा वर्नाकुलर एजुकेशन के फील्ड में बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का भी एक योगदान है, जो कि इंडिया के गवर्नर जनरल रहे 1848 से 1856 तक। डलहौजी ने 1853 में अपने मिनट डॉक्यूमेंट में स्ट्रांगली कहा है कि वो वर्नाकुलर एजुकेशन के फेवर में है। इस बात का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक गवर्नर जनरल ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि वो वर्नाकुलर एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसके बाद 1854 में इंडिया में वुड्स डिस्पैच भेजा गया, जिसमें कहा गया कि अब समय आ चुका है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बल्कि आम जनता को भी एजुकेट करे। यानी मैकॉली की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को वुड्स डिस्पैच ने रिजेक्ट कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग हंटर एजुकेशन कमीशन को कवर करेंगे, जो कि 1882 में आया था। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि 1835 में मैकॉले ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था, जिसे मैकॉले मिनट कहा जाता है। इस डॉक्यूमेंट में मैकॉले ने उस एंग्लिसिस्ट का फेवर किया जो भारत में इंग्लिश एजुकेशन का फेवर करते थे। तो ये फैसला हो गया कि इंडिया को वेस्टर्न साइंसेस और मॉडर्न साइंसेस कराई जाएगी, और वो भी इंग्लिश में। बट ये एजुकेशन भारत के कुछ ही लोगों को मिलने वाली थी, सभी को नहीं। बेसिकली मैकॉले एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे थे। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी को हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक आई बटन में दे दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसके बाद 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मास एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया। यानी वुड्स डिस्पैच ने मैकॉले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। अब आते हैं 1882 में, जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट किया जिसका नाम था हंटर कमीशन। बेसिकली 1854 से 1882 के बीच भारत में एजुकेशन किस तरह प्रोग्रेस कर रही थी, इसको रिव्यू करने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि वुड्स डिस्पैच ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हुआ था कि नहीं, क्या उसमें कुछ कमियां थी, ये सब रिव्यू करने और अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए इस इंडियन एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया था। और ये भारत का पहला इंडियन एजुकेशन कमीशन था। और क्योंकि इसके चेयरमैन थे सर विलियम हंटर, इसीलिए इसे हंटर कमीशन कहा जाता है। बट यहाँ पर इस कमीशन को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। इनको कहा गया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन, इन दोनों पर आप ध्यान मत दीजिए। आपको अपनी रिकमेंडेशन देनी है सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन पर। तो इस बैकग्राउंड के साथ अब हम देखेंगे कि हंटर कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। इन्होंने रिकमेंड किया कि सेकेंडरी एजुकेशन में 2 डिविजन्स होने चाहिए, लिटरेरी और वोकेशनल। इसका मतलब प्राइमरी एजुकेशन के बाद बच्चों के पास ये ऑप्शन होगा कि वो या तो लिटरेरी एजुकेशन चूज़ करें या फिर वोकेशनल। अगर बच्चों को आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाना है और पढ़ना है तो वो लिटरेरी एजुकेशन चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उन्हें कोई कमर्शियल करियर शुरू करना है, कोई छोटे मोटे काम करने हैं, तो वो वोकेशनल एजुकेशन चूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हंटर कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया कि प्राइमरी एजुकेशन लोकल लैंग्वेजेस में दी जानी चाहिए। उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन, जिन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास किया था। तो हंटर कमीशन ने सजेस्ट किया कि प्राइमरी एजुकेशन की पूरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन भी हम लोकल बॉडीज़ को ही दे देंगे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनसिपल बोर्ड्स। इसके अलावा हंटर कमीशन ने फीमेल एजुकेशन पर भी स्ट्रेस दिया, जस्ट लाइक वुड्स डिस्पैच। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन हंटर कमीशन की ये थी कि इन्होंने लिबरल ग्रांट्स इन एड सिस्टम की सिफारिश की, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइजेज अब एजुकेशन फील्ड में एंटर करने लगे। अब इसकी वजह से सेकेंडरी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिला।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का इंडिया के एजुकेशन पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हुआ। वो इम्पैक्ट क्या था, आज की वीडियो में हम इसे समझेंगे। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस की थी, जिसकी वजह से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर ये इम्पैक्ट हुआ। ये डायरकी क्या है, इसे भी हम समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एजुकेशन अंडर डायरकी। बट इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1813 में चार्टर एक्ट 1813 आया। 1813 से पहले एजुकेशन को लेकर जो भी प्रयास हो रहे थे वो सब इंडिविजुअल एफर्ट्स थे। मतलब अंग्रेज़ों की कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, जिसके मन में जो आ रहा था वो कर रहा था। बट चार्टर एक्ट 1813 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों की एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया और एक एजुकेशन पॉलिसी तैयार की गई। एजुकेशन पर कितना पैसा खर्च होगा ये सब तय किया गया। और इसके बाद 1813 से 1882 के बीच में एजुकेशन के फील्ड में एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन देखने को मिला। मतलब ब्रिटिश सरकार जो तय करती थी नीचे के लेवल पर उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। बट 1882 में हंटर कमीशन आया। हंटर कमीशन ने सजेस्ट किया कि प्राइमरी एजुकेशन की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन लोकल बॉडीज़ को दे देना चाहिए। तो इसी के साथ एजुकेशन के फील्ड में डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई और ये सिलसिला 1919 तक चला। यानी 1882 से 1919 के बीच हमें एजुकेशन के फील्ड में ग्रेजुअल डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला। बट अभी भी एजुकेशन के फील्ड में कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि सेंट्रल होल्ड भी थोड़ा बहुत बना रहे। इसके लिए उन्होंने 1896 में आईईएस यानी इंडियन एजुकेशन सर्विसेज की शुरुआत की। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके ऑफिसर्स जनरली ब्रिटिशर्स हुआ करते थे और ये प्रोविंसेस के एजुकेशन डिपार्टमेंट की टॉप पोजीशंस होल्ड करते थे। यानी इनके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट एजुकेशन पर अपना होल्ड अभी भी बनाए हुए थी। बट यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि 1882 से 1919 के बीच ब्रिटिश सरकार एजुकेशन के फील्ड में प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही थी, उनको दिल खोल कर पैसा दे रही थी। और ये भी हंटर कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद से ही शुरू हुआ था। अब 1919 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, जिसने प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी थी। डायरकी का मतलब होता है डबल गवर्नमेंट, यानी दो लॉ मेकिंग बॉडीज़। तो अब हम समझेंगे कि प्रोविंसेस में दो लॉ मेकिंग बॉडीज़ कैसे काम कर रही थी। बेसिकली प्रोविंसेस के पास जो भी सब्जेक्ट्स थे, यानी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। ये डिवीज़न किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने। रिजर्व सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की पावर गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की थी। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो भी मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हुआ करते थे। और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने की पावर दी गई थी गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर्स को, जो कि इलेक्ट होकर आते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने दो लॉ मेकिंग बॉडीज़ बना दी थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एजुकेशन को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में रखा गया था। और क्योंकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की पावर इंडियन मिनिस्टर्स की थी, तो कहा जा सकता है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद से एजुकेशन पर सेंट्रल कंट्रोल बिल्कुल ना के बराबर हो चुका था। और इसके बाद से ये सिचुएशन हमेशा ऐसी ही रही। मतलब 1919 से 1947 के बीच एजुकेशन पर सेंट्रल कंट्रोल बिल्कुल ना के बराबर ही था। इनफैक्ट 1924 में इंडियन एजुकेशन सर्विसेज को भी ख़त्म कर दिया गया। हालांकि अभी रिसेंटली बीजेपी ने फिर से मांग की है कि इस सर्विसेज को रिवाइव किया जाए। बट इसे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रल कंट्रोल तो ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। बट एक दिक्कत हो गई। ब्रिटिश सरकार जो पहले दिल खोलकर पैसा लगा रही थी एजुकेशन में, वो अब बंद हो गया। और इसकी वजह से 1919 से 1947 के बीच एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को नहीं मिला। बट फिर भी भारत के अमीर लोगों के चंदे पर एजुकेशन के फील्ड में प्रोग्रेस होती रही।